चलाएंगे, मुसलसल चलाएंगे, तो हो सकता है सालों चले, साल चले ये, क्योंकि हमने इस एनवायरनमेंट को, इस शहर को, कंक्रीट जंगल बन गया सारा ये। आप हम सब लोग जो मेरी उम्र के लोग हैं, आज से 10 साल पहले ये तस्वुर नहीं था कि कोई हीट वेव से भी लोग मरेंगे, कि गर्मियों में शदीद गर्मी और सर्दियों में शदीद सर्दी। अच्छा, कोई नई बात नहीं है, दुनिया बहुत पहले से एनवायरमेंटल इश्यूज के ऊपर काम कर रही है, बात कर रही है, समझा रही है लोग। तो मैं आपसे यह कर रहा था कि हमने ये प्लान किया कि भाई हम इस शहर में प्लांटेशन करें और इस शहर की एनवायरनमेंट को ठीक करें। है ये नेशनल लेवल का पूरा ये प्रोजेक्ट, लेकिन जहाँ जहाँ एमक्यूएम के का असर और रसूख है, वहाँ हमने ये कैंपेन शुरू की और हमने फिर इसकी इनॉग्रल डेट रखी है आपके ये किडनी हिल पे। उस दिन हमने कोई 7-8 हज़ार नए पौधे लगाए, नए दरख्त लगाए हैं, और उसको हमने एक बाकायदा डिज़ाइन, जो हॉर्टिकल्चर के लोग हैं, फिर जो PhDs हैं, एक पूरा डिपार्टमेंट है जामिया कराची में, उनके प्रोफेसर्स को इन्वॉल्व करके कि कौन से पौधे लगने हैं, किस तरह के लगने हैं, क्या ये जो मिट्टी है उसकी एक्सेप्टेंस क्या है, ये तमाम रिसर्च करके, रिसर्च बेस तमाम ये प्लांटेशन मुहिम चल रही। उसी की एक कड़ी है आज यहाँ पे। मुझे यहाँ आके बहुत खुशी हुई। एक तो पुरानी यादें ताज़ा हुई, ये ग्राउंड मेरे हाथों से इनॉग्रेट हुआ है, अल्लाह ताला ने ये काम हमसे करवाया था। वहाँ से जलील ताउन नाज़िम होते थे हमारे, तो उस ज़माने में ये ग्राउंड बना, इसको मेंटेन कर रखा है यहाँ के लोगों ने, कमिटीज़ ने। बहुत ज़बरदस्त बात है, और गुजरते थे यहाँ से तो देखते तो खुशी होती थी। और आप तमाम शहर के रहने वाले, आपको पता होना चाहिए कि जो साइंस है वो कहती है कि एक इंसान एक एवरेज से ज़िंदगी में, कोई अगर 50 साल की उसकी उम्र है, तो एक एवरेज लाइफ में वो 8 दरख्तों के ऑक्सीजन को कंज्यूम करता है। 8 दरख्तों से जितना ऑक्सीजन निकल रहा है, एक इंसान अपनी ज़िंदगी में उतनी ऑक्सीजन लेता है। तो हम सब लोग इस माहौल में जो ऑक्सीजन कंज्यूम करें, इसका मतलब है हम सब लोग 8 दरख्तों के ऑक्सीजन को तो कंज्यूम कर चुके हैं, कर रहे हैं और कर लेंगे। तो हमें कम से कम हर इंसान को 8 दरख्त तो लगाने चाहिए अपने हिस्से की ऑक्सीजन के, कम से कम। और चूंकि हमारा ये ईमान है कि भाई मरने के बाद हिसाब किताब होना है, और वहाँ पे अल्लाह आपको नेकियां ज़्यादा होनी चाहिए, गुनाह कम होने चाहिए, तो अल्लाह ताला आपको जो है वो भाई 33% से ही 33 नंबर से ही पास हो जाए तो जन्नत चले जाएंगे।
तो फिर सदका जारिया का कॉन्सेप्ट आता है कि भाई आप इंसानों के लिए सदका जारिया से ज़्यादा बड़ा कोई और जो है वो अल्लाह को चीज़ पसंद नहीं है। तो फिर आप 8 दरख्त तो जो लगाएंगे वो आप खुद इस्तेमाल कर लेंगे उसकी तमाम प्रोडक्टिविटी को, उसकी ऑक्सीजन को। तो फिर जब आपने दूसरों के लिए भी कुछ करना है अगर, तो 2 दरख्त और इजाफी लगा दें। तो हमें कम से कम हर कराची के रहने वाले, पाकिस्तान के रहने वालों को कम से कम 10 दरख्त जरूर लगाने चाहिए। और लगाने नहीं बल्कि 8 अपने लिए, 2 दूसरों के लिए। 8 तो हमें अपने लिए चाहिए, हमें उसकी ऑक्सीजन हम कंज्यूम करेंगे। एक इंसान 8 दरख्त के ऑक्सीजन को कंज्यूम करता है अपनी एक एवरेज से लाइफ में। तो सिर्फ उसे लगाना ही नहीं है, उसकी आबियारी भी करना है, उसकी हिफाजत भी करनी है, उसको पानी भी डालना है, उसको बड़ा करना है अपने सामने। तो ये एक पूरी कैंपेन है और इसकी कोई डेट, ख़त्म होने वाली कोई डेट नहीं है। उस हवाले से आज यहाँ पर इस प्लांटेशन का ये साथियों ने प्रोग्राम रखा है। आपके इलाके के एमपी मौजूद हैं, यहाँ के ज़िम्मेदारान मौजूद हैं, यहाँ के हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है COC वो मौजूद है, चांद भाई मौजूद हैं यहाँ पर, और यहाँ के टाउन इंचार्ज मौजूद हैं, उनके जो ऑर्गेनाइजेशनल विंग होता है उसके इंचार्ज, उनके तमाम हमारे कारकुनान और जिम्मेदारान और आप मोहल्ले के लोग मौजूद हैं। आप यहाँ पर आए तो ये एक तरह से एक आगाही मुहिम भी है और आपने इसको विटनेस करना है, बच्चों ने विटनेस करना है और जाकर फिर इसकी कैंपेन इसको बढ़ाना है। और हम सब लोग ये कोशिश करें कि एक हफ्ते के अंदर हम सब लोग 10-10 पौधे तो लगाएं अपनी गलियों में, अपने सामने। ऐसी जगह पे कोई दुकान होगी आपकी, कोई काम की जगह होगी, कोई रहने की जगह होगी, जहां पर आप उस पौधे को सिर्फ लगाना नहीं उसकी, बल्कि आबियारी भी करनी है, उसकी हिफाजत भी करनी है और अपने सामने उसको ग्रो होते हुए देखना है। हमें जिन लोगों ने इन तमाम इस फील्ड में PhDs कर रखी हैं वो ये बताते हैं कि हर पौधा हर ज़मीन पर नहीं लगता। तो आपने ये ख्याल करना है कि जब आप जो भी पौधा लगाने जाएं, ख़रीदने जाएं, तो ये देखें कि आया कि जहाँ पर आप रह रहे हैं वहाँ पर उस जगह की मिट्टी उससे सूटेबल है नहीं है। तो उसको ज़रा इस चीज़ का अगर, और ये इनको पता होता है जहाँ पर आप ये ख़रीदने जाएंगे, उनको पता होता है सारा कुछ ये, वरना हमारे साथी गाइड करेंगे आपको। ये अब हम एक्सपर्ट से बात कर करके हम लोग भी अभी बड़े एक्सपर्ट हो गए। तो इस हवाले से ये तकरीब है। आज यहाँ पे आप तमाम लोग यहाँ पर आए हैं, आपका शुक्रिया। दूसरी बात, ये पाकिस्तान में, इस कराची में, पाकिस्तान में ओवरऑल एक अलग मायूसी सी कैफियत है। हम जब खबरें देखते हैं, TV लगाते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं, तो अच्छी खबरें नहीं हैं पाकिस्तान में, वेरी अनफॉर्चुनेट। और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के हवाले से, इनस्टेबिलिटी के हवाले से बलूचिस्तान से अच्छी खबरें नहीं हैं, खैबर पख्तूनख्वा से अच्छी खबरें नहीं हैं, और इकोनॉमिक कंडीशन के हवाले से हमारे पास अच्छी खबर नहीं है, हमारे पास बिजली के बिलों के हवाले से अच्छी खबरें नहीं हैं। ये सारा कुछ जो है वो है इस मुल्क में। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये 25 करोड़ लोगों का ये मुल्क है, इसने कहीं हवा में तहलील नहीं हो जाना, इसने तो रहना है। और इसके हालात सही करने के लिए कोई फरिश्ते भी नहीं आने वाले, इसको ठीक भी खुद ही करना है। तो एक तो मसाइल देखकर शुतुरमुर्ग की तरह सर जमीन में डाल देने से जो है बुराई टलेगी नहीं, मसाइल खत्म होंगे नहीं। इसको बड़े नेकेड आईज से, ओपन आईज से इसको कन्फ्रंट करने की जरूरत है। मैं आपके सामने एक सिनेरियो रखूं अपनी, चूंकि आपसे बात हो रही तो मैं 2-3 मिनट आपसे लूं इस वाली बात पे कि आज जो बलूचिस्तान से खबरें आती हैं, ये खबर तो किसी जमाने में कराची से आती थी, रोजाना 10, 12, 15 लोगों के मरने की, है भाई। और कराची एपी सेंटर था इस तमाम टेररिज्म का। हम इसके विक्टिम रहे हैं दोनों सूरतों में। इंसान की मेमोरी बड़ी शॉर्ट है,
वो जल्दी भूल जाता है। सिर्फ 8 साल पहले की बात है, उससे पहले कि आप अखबारात उठाएं तो महीने में एवरेज 22 किलिंग्स होती थी कराची में पर डे। अगर महीने के एवरेज निकालें, कभी 70 भी मरते थे, 50 भी मरते थे, एवरेज निकालें तो 22 लोग रोजाना मरते थे। आज जो है वो बहुत बुरे हालात हैं, लेकिन पाकिस्तान अभी कराची से आपको ये वाली खबर नहीं आ रही। ये खुद ब खुद हो गया। आज हम सुनते हैं कि इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, तो इंडिया की यहां भी इन्वॉल्वमेंट थी भाई, 25 साल से इन्वेस्टमेंट थी। ये वैसे ही नहीं खत्म हो गया सब कुछ। इसके लिए एक बहुत बड़े इम्तिहानात से गुजरना पड़ा है, हमें गुजरना पड़ा है। सही को सही, गलत को गलत कहना पड़ा है। आज इस शहर में दुश्मन वो नहीं कर पा रहा जो करना चाहता है। आज इमेजिन करें कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन जितनी फ्रेजाइल आज है, जितनी कमजोर आज है, तो यहां से अगर रोजाना 10 लोगों के मरने की खबर आए तो 100 लोग 10 वाकयात बलूचिस्तान में हो, उसकी वो अहमियत नहीं होगी जो कराची के एक वाकये से जिसकी अहमियत होगी आपकी इकोनॉमी, क्योंकि ये आपका रेवेन्यू इंजन है। मैं नहीं कह रहा कि वो वहां हो रहा है, मैं जो जिस पॉइंट को कहना चाह रहा हूं, आई होप कि मैं अपनी बात एक्सप्लेन कर पा रहा हूं। लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है दुश्मन को यहां से कोई मौका नहीं मिल रहा, ये खुद नहीं हो गया। कहते हैं ना हम अक्सर सरकार की ब्रीफिंग वगैरह में जब बैठते हैं तो कहते हैं, मैं समझाने के लिए कह रहा हूं कि भाई कहीं पर 10 इतला आ गई कि भाई 10 बम रखे हुए कहीं पर, तो 9 एक्सप्लोसिव को, बमों को जाकर फटने से पहले नाकारा बना दिया गया। उसकी कोई खबर नहीं, उसमें से एक फट गया बम, तो जो वो एक बम फट जाता है ना उसकी खबर है। वो जो 9 नाकारा बना दिए गए उसकी खबर नहीं आती। तो ये जो कराची में फटने वाला बम नाकारा बना दिया गया ना 8 सालों से, इसकी खबर नहीं है। जस्ट इमेजिन करें, और ये खुद ब खुद नहीं हो, क्योंकि रियलाइज इसलिए करना चाहिए कि अगर हम इसके ऊपर अवेयर नहीं रहेंगे तो फिर हमसे कोई गलती हो सकती है कहीं पर कोई। तो ये कराची, ये आज जो पुरअमन है, ये खुद ब खुद नहीं है, बहुत इसके लिए कीमत अदा करनी पड़ी। हम सब लोगों ने अपने अपने बच्चों की जिंदगियां दांव पर लगाई हैं, मुखालफत उठाई है। मैं मिसाल देता हूं आपको, आप हमारे साथी यहां भी मौजूद हैं, चूंकि ये बात होती नहीं, मैं कराची के सिनेरियो की बात बता रहा हूं। अभी थोड़ी देर पहले पहली मुहर्रम को करीमाबाद में के इलाके फेडरल बी एरिया सेंट्रल है, वहां पर एक बहुत ही वेल नोन ऑन ड्यूटी डीएसपी साहब का कत्ल हो जाता है। आप लोगों ने खबर पढ़ी होगी ना, बहुत बड़ी हेडलाइनें लगी थी अखबार में। सीटीडी के वो डीएसपी साहब थे, उनको शहीद कर दिया जाता है, उनको दहशतगर्द आते हैं मार देते हैं। शाम के बाद फेडरल बी एरिया है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है और करीमाबाद है। तो मैं अपने साथियों से कह रहा था, खबर आ गई और डीएसपी साहब शहीद हो गए और जो वो नॉर्मल प्रोसीजर। तो मैं अपने साथियों से कह रहा था कि मुझे बताओ, आज से 7 साल पहले डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल एमक्यूएम का गढ़, करीमाबाद एमक्यूएम का गढ़ मरकज, वहां पर किसी डीएसपी का कत्ल हो तो एफआईआर किसकी कटती? बगैर पूछे एफआईआर किसकी कटती? एमक्यूएम के सेक्टर इंचार्ज की। और उसी रात को 10 से 20 लड़के जो है, वो जो नॉन लड़के होते उनको वो गिरफ्तार होते और बाकी 200 लड़के भाग रहे होते घरों से। अभी कत्ल का पता चला नहीं, और पूरे मीडिया पे उसी शाम में टॉक शोज हो रहे होते कि एमक्यूएम ने डीएसपी मार दिया, वो खबर होती ना, और पूरा पाकिस्तान इस पे यकीन कर रहा होता। 200 लड़का अपने घरों से भागा हुआ होता, 10 लड़के उठ चुके होते और सेक्टर इंचार्ज की, यूनिट इंचार्ज की एफआईआर कट चुकी होती। ये पैराडाइम शिफ्ट है पूरा।
ये पैराडाइम शिफ्ट है पूरा कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में एक मर्डर होता है। आज के दौर में एमक्यूएम का गढ़ है 50 सालों से, और जो वो किसी की जुबान पर एमक्यूएम का नाम नहीं आता। एक लड़का घर छोड़कर भागता नहीं है, एक मेरे लड़के के घर पर पुलिस नहीं आती, एक किसी मौजर कारकुन को कोई उठाकर लेकर नहीं जाता, और कोई टीवी टॉक शो नहीं होता, और 4 दिन के बाद पता भी चल जाता है कि असल कातिल कौन है। लेकिन असल कातिल के पता चलने से पहले जो है वो एफआईआर कट कर जो है वो आराम से खाना पूरी हो चुकी होती है। ये पैराडाइम शिफ्ट है। ये खुद नहीं हुआ, ये खुद ब खुद नहीं हुआ। ये इसके लिए बहुत मेहनत, बहुत सारे इल्जामात लेने पड़े, बगावत करनी पड़ी। ये खुद नहीं हुआ, और हमने इसमें लोगों को इम्तिहान में नहीं डाला। आज यकीनन हम पानी से परेशान हैं, नहीं आने से। हमारे पास घर पे पीने का पानी आता नहीं है, सीवरेज का पानी घर से बाहर जाता नहीं है। हमें शहर में हमारे ही पानी चोरी करके हम ही बेचते हैं। यकीनन परेशानी है। हमें कोटा सिस्टम पे 40 साल पहले पार्टी बनी, कोटा सिस्टम खत्म करें। आज का दौर ये कि ये जालिम उस कोटे पे भी कोटा नहीं देते। जब दही कोटा खत्म हो जाता है 60%, तो शहरी कोटे पे 40% जाली डोमिसाइल बनाकर वो कोटा भी खा जाते हैं। है मसला। हमारे बच्चों को, गोल्ड मेडलिस्ट बच्चों को जो है वो मोबाइल छीनते हुए आ रहे हैं और डायरेक्ट सर पर गोली मार रहे हैं उसके मोबाइल छीन को लेकर, है मसला। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी इसके बरक्स आज जो है वो हम इन तमाम चीजों पर बात कर पा रहे हैं, हम इस पे एहतजाज कर पा रहे हैं, बात करते हैं बाकायदा। पानी के मसले पर हमने जितनी, और हो जाएगा ये मसला, मैं बता रहा हूं बहुत देर तक नहीं चलने वाली बात। हमने याद करा दी है सबको, बोल कर कि भाई हमारा पानी चोरी करते हैं, हमें बेचते हैं। 15 सालों से एक कतरा नया पानी, पीपल्स पार्टी की हुक्मरानी, एक नया कतरा पानी नहीं। आखिरी पानी मेरे हाथों का वो K3 हम लेकर आए थे 100 मिलियन गैलन 2010 में। उसके बाद एक कतरा नया पानी नहीं आया शहर में। तो ये, लेकिन आज हम इस पानी की बात पर, सीवेज की बात पर, एजुकेशन पर, और ये प्लांटेशन, ग्रीन, आप एनवायरमेंट की बात कर रहे हैं। तो एक लम्हे के लिए जरा सोचें कि ये क्यों कर पा रहे हैं ऐसी बात। कब कर पा रहे हैं? जब कर पा रहे हैं जब शहर में आपके 20 लोग रोजाना मर नहीं रहे। जब कर पा रहे हैं कि मेरा आज कोई कारकुन लापता नहीं हो रहा। 800 लड़के लापता थे बाज़। तो अगर रोजाना शहर में 20 लोगों की किलिंग हो रही होती तो मुझे ये पौधा लगाना याद रहता, ये प्लांटेशन ड्राइव याद रहती, मुझे पानी की बात याद रह जाती, मुझे अपने बच्चों की तालीम की बात याद रहती, मुझे अपने कोटे सिस्टम का ख्याल आता। हम तो जान बचाने पे भाग रहे होते। ये हुआ है 40 सालों तक। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़े बाहर आने वाली बात है। तो लगता ये होगा कि हम फंस गए इस लोकल गवर्नमेंट के चक्कर में कि हमें बॉयकॉट करना पड़ा। वो कहते हैं ना कि यू आर कॉट बिटवीन डेविल एंड डीप ब्लू सी वाली बात है कि हमें ये फैसला करना था कि आया कि हम इस शहर की 70 सीटों को छोड़ें। 70 यूनियन काउंसिल्स पीपल्स पार्टी ने डिलिमिटेशन में कम कर, इस पे एहतजाज था हमारा। 70 यूनियन काउंसिल्स पे एक शहर बनता है, नया शहर बनता है, पूरा शहर बनता है नया। इस पे हमारा एहतजाज था उनसे कि डिलिमिटेशन करो वरना हम इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। तो हमने इलेक्शन में, उन्होंने हमारी 70 सीटों में से 53 के क्लेम को मान ली बात। 53 53 यूनियन काउंसिल पे भी एक शहर बनता है छोटा पूरा। तुमने हमारी बात मानी, लेकिन हमारी बात कब मानी कि जब हमने इलेक्शन का बॉयकॉट किया। अगर हम इलेक्शन लड़ लेते इन्हीं उसी डिलिमिटेशन पे तो ये हमें 53 यूनियन काउंसिल्स कभी नहीं मिलती। आज एमक्यूएम के इलेक्शन नहीं लड़ने की वजह से आज कराची में 53 छीनी हुई यूनियन काउंसिल्स ऐड हुई है। आज हमारे पास ये 243 यूनियन काउंसिल में से अभी हमारे पास 299 यूनियन काउंसिल हैं। 299 यूनियन काउंसिल हैं। ये ऐड कर, अब हमें भी अच्छा लगता था कि भाई हम देखें जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के यूसी चेयरमैन और लोग जीते हैं ना शहर में। मैं आपको नंबर्स बताऊं, आप जाके आप इलेक्शन सेल की
इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जाकर देखें। जब 2015 में आखिरी इलेक्शंस हुए थे, 2015 में, इस इलेक्शन से पहले 2015 में हुए थे इलेक्शंस, तो उस वक्त कराची की आबादी 98 लाख थी कागजों पे, 98 लाख थी। और जब ये इलेक्शन हुए तो कराची, ये वाला सेंसस अभी वाला नहीं हुआ था, इससे पहले वाला, तो कराची की आबादी 1 करोड़ 60 लाख थी। तो जब 98 लाख कराची की आबादी थी तो जमात इस्लामी ने 2.5 लाख वोट लिए थे शहर से, 2.5 लाख, पीटीआई ने 2.25 लाख और पीपल्स पार्टी ने 2 लाख, और एमक्यूएम ने 11,78,000 वोट लिए थे 2015 में। ये मैं बात कर रहा हूं 2015 की। 2022 में इलेक्शन हुए, 2021-22 में जो इलेक्शन हुए, 2021-22 के इलेक्शन में नया सेंसस आ चुका था और कराची की आबादी 1 करोड़ 60 लाख थी, 98 लाख से 1 करोड़ 60 लाख थी। तो जमात इस्लामी के सिर्फ 4 लाख वोट हैं, 2.5 लाख से 4 लाख वोट हैं, और एमक्यूएम नहीं है अभी इस इलेक्शन में। और पीपल्स पार्टी के भी जो 3-3.5 लाख हैं और तकरीबन 2.5-3 लाख जो है वो पीटीआई के। इन सारी पार्टीज के वोट मिलाकर भी 11 लाख नहीं हो रहे जो एमक्यूएम ने 2015 में ले लिए थे। तो अभी तो कम से कम 20 लाख वोट लेते ना। बट पॉइंट मेरा क्या है, मैं ये बताना चाह रहा हूं, जो सीटें यूनियन काउंसिल की हम 15,000 वोटों से, 18,000 वोटों से जीतते थे, हमने जीती है 2015 में, वो 700 वोटों पे जीते हैं। 700, 400, 300, 700, क्योंकि हम नहीं थे तो लोग वोटिंग टर्नआउट नहीं, तो जो 300 वोट ले गया वो जीत गया। तो आपको लगे इनकी सीटें लगेंगी 100 सीटें जीत गई, उन 100 सीटों के वोट तो चेक करो। तो डोंट मिसजज दिस होल सिचुएशन कि जी वो उनके पास, तो चूंकि हम नहीं, ये अब ये डिबेटेबल का आगे हमने सही किया गलत किया, हमने अपनी जात के लिए इलेक्शन नहीं छोड़ा। मैं आपको बता रहा हूं, हमें हमारे सामने 53 यूनियन का, शायद आप इसको अंदाजा नहीं लगा सके, लेकिन एक दफा 53 यूनियन काउंसिल ये कम कर देते और इलेक्शन हो जाते तो अगली दफा ये वहां से शुरू करते फिर दोबारा। अब ये 240 से शुरू करते यूनियन काउंसिल और अब ये शुरू करेंगे 299 से। तो शहर का फायदा हो गया ना। 53 यूनियन काउंसिल पे पूरा शहर, आप इमेजिन कर 53 यूनियन काउंसिल्स के फंड नहीं आ रहे होते, 53 यूनियन काउंसिल्स के पैसे नहीं आ रहे होते, उनकी नुमाइंदगी नहीं होती। तो ये हमने ये कुर्बानी दी है इस शहर के लिए, इस शहर के मैंडेट को सिक्योर करने के लिए। यकीनन ये इम्तिहान है कि वो मेयर साहब जो है वो टिकटॉक बनाए जा रहे हैं, उनको वो मुस्तफा कमाली हॉन्ट करता, भाई मैं तो कुछ नहीं कह रहा, भाई अपना काम करो, लोगों की खिदमत करो, ऐसे काम करो कि लोग हमें भूल जाए। वो जो है वो जो है तस्वीरें बनवा रहे हैं, अभी भी उनको जो है वो हम ही हॉन्ट कर रहे होते हैं। भाई हमारे जमाने में शहर दुनिया के 12 तेजी से तरक्की करने वाले शहरों में शामिल हो गया था ऑफिशियल रैंकिंग में। आज ये शहर दो रैंकिंग होती है दुनिया में, एक अच्छे शहरों की कैटेगरी में और एक बुरे शहरों की कैटेगरी में। हमारे जमाने में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने हमें बुला के दुनिया के 12 तेजी से तरक्की करने वाले शहरों में शामिल करने का ऐलान किया। कराची वाज वन ऑफ दोस 12 सिटीज इन द वर्ल्ड। आज दुनिया के 4 इंसानों के रहने की जो बदतरीन जगह है उसमें कराची का नंबर 4था है। वर्स्ट लिविंग सिटीज इन द वर्ल्ड में कराची 4थे रैंकिंग पर है। तो पीपल आर द बेस्ट जजेस। आपको किसी को बताने की जरूरत है। आपको पता है कि 15 सालों में 16,500 अरब रुपए सूबाई हुकूमत ने खर्च, 16,500 अरब रुपए खर्च हो गए। इस साल के बजट में 1800 अरब रुपए मिले, 1800 अरब एनएफसी। ये मेरा रिकॉर्ड नहीं है, ये सरकार के रहेगा। 16,500 अरब रुपए कितने होते हैं उसका अंदाजा इससे लगाइए कि ये जो दुनिया के 12 तेजी से तरक्की करने वाले शहरों में शामिल हो गया था कराची, तो हमारे हाथों तो सिर्फ 300 अरब रुपए खर्च हुए थे, सिर्फ 300 अरब रुपए, उसमें सैलरीज भी और चीजें। तो जब 300 अरब रुपए सिर्फ खर्च करके इस जैसे शहर को दुनिया के 12 तेजी से तरक्की करने वाले शहरों में शामिल कर सकते हैं, तो 16,500 अरब कितने होते हैं? 50 दफा सिंध को बिल्डोज करके, जीरो ग्राउंड करके नया सिंध बन सकता है। 50 दफा इतना पैसा है। 16,500 अरब रुपए खर्च हो गए। तो ख्वातीन हज़रात, हर चीज की आ गई है, सो नहीं रहे।
नजर ये आ रहा होगा कि हड़तालें नहीं कर रहे, बसें नहीं जला रहे, हड़तालें टायर नहीं जला रहे, तो जो है वो एमक्यूएम सो रही नहीं, एमक्यूएम सो नहीं रही और नहीं करेंगे ये काम। हम इस मुल्क में आइन और कानून को फॉलो करते हुए हम अपने हुकूक छीनेंगे इंशाअल्लाह ताला, और ऐसा छीनेंगे कि हम पर कोई इल्जाम लगाकर हमारी रियल इश्यूज से हमारी तवज्जो नहीं हटा पाएगा, कि हमें मार लगाए, हम पर ऑपरेशन करवाए दहशतगर्द कह के, और हम अपना पानी भूल जाएं, हमारे पानी को ऊपर बेच रहा हो, हमारी जमीनों को बेच रहा हो। ये नहीं करना है, ये नहीं कर रही है एमक्यूएम ये वाला काम। तो तकरीर तो हमें भी जो है वो बड़ी कर लें, लोगों को 100-200 लोगों को इस काम पे लगा दें, लेकिन और शायद हमारा टैका बढ़ जाए, चीजें बढ़ जाए, हमें कुछ भी नहीं होगा शायद, लेकिन ये रास्ता ठीक रास्ता नहीं है। तो रेस्ट एश्योर, मेरी सारी गुफ्तगू का मकसद ये है कि रेस्ट एश्योर, आप लोग समझदार पढ़े लिखे लोग हैं, हमें इदराक है सारी चीजों का। मैं आई कैन गो ऑन एंड ऑन। मैं अभी कि हम बिजली पे हम क्या कर रहे हैं, हमने वज़ीर आज़म से भाई इस बिजली के मसले पे IPP इस पे हम रिकॉर्ड पर हमने कहा कि भाई ये पाकिस्तान की इकोनॉमी को लगा हुआ सबसे बड़ा जख्म है, इसकी ब्लीडिंग नहीं रोकेंगे पाकिस्तान नहीं चलेगा। ये बात मैं आपके सामने कर रहा हूं, नहीं, ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान के सामने ऐसे सामने बैठकर की है, वफाकी वजीर के सामने से। तो आज मुझे वजीर आजम, आज एमक्यूएम को अल्लाह ताला ने इस्तिताअत दी है कि के लोगों के मसाइल के ऊपर अगर आज वो वजीर आजम से मिलना चाहे, जो कि मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव है, तो उसके 2 दिन के नोटिस पे वो उसको मुलाकात का टाइम मिल जाता है, तो उसको धरना देने की जरूरत नहीं है। भाई जो लोग धरना दे रहे हैं वो भी तो मुज़ाकरात ही कर रहे हैं। भाई जो लोग धरना दे रहे हैं वो क्या करते हैं, जाके जगह पे धरने पे बैठ जाते हैं, फिर एक टीम आती है वहां से सरकार के पास से, भाई यही करती, फिर उनके धरने पे बैठ के मुज़ाकरात करती है। यही है ना, वो टीम कौन बना के भेजता है? वजीर आजम अपनी एक छोटी टीम बनाता है, भेज देता है 4-5 लोगों की, वो 4-6 दिन जो है वो तस्वीरें आ रही होती है भाई बड़ी। भाई हमें जो वजीर आजम टीम बनाकर भेज रहा है उस वजीर आजम को हर 2 दिन के बाद मिल सकता हूं ना मैं? एमक्यूएम को तो मैं चौक पर लोगों को ले जाकर बैठकर टीम से मिलूं या मैं वजीर आजम से? तो जो लोगों की ग्रीवेंसेस आज अल्लाह ने हमें इस्तिताअत दी है, अल्लाह ने दी है कि हम लोगों की बात जो है वो जाकर कर सकते हैं, और कर रहे हैं, और हमने इन इश्यूज को जो टेकअप कर रखा है। तो आज तक धरने से कोई 10 पैसे भी किसी एक बिजली के यूनिट पे कम हुए? 10 पैसे भी बढ़ गए। तो ये रेटोरिक्स करके तस्वीर छपवाना, अगले दिन अखबारों में खबरें आना बहुत आसान काम है। हम ये काम नहीं कर रहे। हमें लोगों की रियल इश्यूज का एक तो पता है, और उस पर हम सियासत नहीं कर रहे, और करेंगे इंशाअल्लाह ताला। यहां तक लाकर अल्लाह ताला हमें नामुराद नहीं करेगा इंशाअल्लाह ताला। हम अपनी जिंदगियों में अपने आइंदा आने वाले नस्लों को अच्छी राह पर, पॉजिटिव राह पर हम डालकर जाएंगे। और रेस्ट एश्योर कि ये कराची तसल्ली होनी चाहिए, कोई हमसे हमदर्दी में नहीं। अब पाकिस्तान की पोजीशन ये हो गई है, देखिए हमारी कौम की नेचर, आखिरी बात करता हूं, अपनी जगह लेता हूं, हमारी इस कौमी हमारा एक साइकी है हमारी, कि हम वक्त पर सही फैसले नहीं करते, मजबूरन करते हैं। सही टाइम पे सही फैसले नहीं करते। हम हर साल से डस्ट को कारपेट के नीचे डालते जाएं, जब तक वो डस्ट जो है वो एक बुरी शक्ल अख्तियार करके उस कारपेट से बाहर नहीं आती, हम फैसले नहीं करते। तो हम मजबूरन फैसले करते हैं। बड़े फैसले पाकिस्तान में मजबूरन हुए हमेशा। यही सिल्वर लाइनिंग, यही मुझे होप देती है कि मैं अपनी इस शहर की हालत जार पर आवाज लगाए जा रहा हूं। कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन अब मेरा दुश्मन, मेरा मुखालिफ, वो भी ये कहता है कि अगर पाकिस्तान को बचना और चलना है तो पहले कराची को अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। पहले कराची बनेगा तो पाकिस्तान बनेगा। ये हमारे लिए सिल्वर लाइनिंग है, और ये मेरी ख्वाहिश नहीं है, ये ग्राउंड रियलिटी, ये फैक्ट है। चाइनीज जो सी पैक वाले हैं, उनको उनके सी पैक में एक कैटेगरी है कि वो अपनी इंडस्ट्रीज को शिफ्ट कर रहे हैं यहां पाकिस्तान में। उनके पास चूंकि उस रीजन से ट्रेवल करना उनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा, तो वो इस रीजन में, इस सी पैक के मुआहदों में एक मुआहदा यह है कि वो उनकी अपनी टेक्नोलॉजी शिफ्ट कर रहे हैं यहां पर,
और वो जो मैन्युफैक्चरिंग जो चाइना से मैन्युफैक्चर करके वो दुनिया को भेज रहे हैं, तो उनको ये ऑप्शन है कि वो पाकिस्तान में कहीं इस एग्रीमेंट के तहत फैक्ट्रियां लगाएंगे, टेक्नोलॉजी शिफ्ट करें, इंडस्ट्रीज लगाएंगे और यहां से दुनिया में जाएगी चीजें। तो उनको कहा गया बंद कमरों में कि भाई आप ये इंडस्ट्रीज जो है वो पाकिस्तान में कहां लगाना चाहोगे? ऑप्शन नंबर वन हम नहीं है वहां बैठे हुए, उन्हें कहां लगाना चाहो, कहां फिजिबिलिटी आपकी बन रही है, कहां पर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो लो है आपके पर, कहां? उनका ऑप्शन नंबर 1 कराची। हम अपनी इंडस्ट्रीज को कराची लगाना चाहते हैं। उन्होंने कहा अच्छा अगर कराची ना हो तो ऑप्शन नंबर 2, उन्होंने बोला कराची। उन्होंने बोला अगर ऑप्शन नंबर 3 दिया जाए, उन्होंने कहा कराची। चाइनीज को एमक्यूएम में शामिल हो गए? नहीं 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 नहीं। चाइना कोई जो हमारा सेक्टर इंचार्ज बन गया? नहीं, ऐसा नहीं है। वो क्या कर रहे हैं, वो हमें जानते भी नहीं होंगे। वो जब इस रीजन में अपनी फिजिबिलिटी बनाते हैं, उनको एक एक्सपोर्ट इंडस्ट्री लगाने के लिए क्या चाहिए कि उनका रॉ मटेरियल समुंदर के रास्ते से आएगा जहाज पे और उनकी फैक्ट्री तक आएगा। तो अगर वो साहिवाल में फैक्ट्री लगाएगा तो पहले वो सारा रॉ मटेरियल आएगा कराची पोर्ट पर, समुंदर तो यही है। फिर यहां से जितने जहाज का खर्चा नहीं है, वहां से फिर वो ट्रकों में लद कर जाएगा कहां? साहिवाल की फैक्ट्री में। उससे ज्यादा कॉस्ट उसकी वहां आएगी। फिर वो जब प्रोडक्ट बन गई, अब उसको दुनिया भर में जाना है, फिर वहां से वापस ट्रकों में लदे और दोबारा जो है वो कराची आए, जाके जहाज पर जाए। फिजिबिलिटी नहीं बनती, वारे में नहीं आता। तो इस शहर की इंडस्ट्रीज, एक्सपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज को ग्रो हर हाल में करना है। ये हमारी हमदर्दी में नहीं होगा, ये इस पाकिस्तान को बचाने के लिए होगा। और यहां हम हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमें हमारी फरियाद पर हमें हमारे हुकूक नहीं मिले, लेकिन पाकिस्तान अब उस नहज पर आ गया है कि अब आपको ये कराची की तरफ कराची की पानी को बेचना बंद करना होगा, कराची की बिजली सस्ती करनी होगी, यहाँ के नौजवानों को रोजगार देना होगा। तो देयर इज अ होप। हम लोग एमएनए एमपीए बनने के लिए सिर्फ ये सियासत नहीं कर रहे, हमारी रोजी रोटी नहीं, खुदा की कसम रोजी रोटी नहीं है। वरना आज शहर में लोगों के सामने आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर रहे होते। 4 हमारे भी किस्से चल रहे होते। लेकर आओ, चैलेंज करता हूं मैं। आज से 22 साल पहले, आज 2024 है, आज से 22 साल पहले अल्लाह ताला ने मुझे एमपीए बना दिया। आज से 21 साल पहले, 21 जो भी बच्चे भी 21 साल के हुए नहीं, उनके पैदा होने से पहले अल्लाह ने मुझे आईटी वजीर बना दिया। आज से 17 साल पहले पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर का मेयर बना दिया। आज से 13 साल पहले पाकिस्तान का सेनेटर बना दिया। आज जो वो एमएनए बना दिया, तो एमपीए बन गए, वजीर बन गए, सेनेटर बन गए, मेयर बन गए। अपने एक टेन्योर में आपको बता रहा हूं 300 अरब रुपए खर्च, 30,000 करोड़ अपने हाथों से खर्च किए। आज मेरा दुश्मन भी मुझ पर 1 रुपए भी हराम कमाने, चोरी करने का इल्जाम लगा सकता नहीं। मेरे सारे मुखालिफिन बैठे हुए और लगाएगा तो साबित नहीं कर सकता। तो ये हमारी रोजी रोटी नहीं है, बल्कि अगर मैं ये काम छोड़ूं और अपने घर के लिए काम करूं तो मेरी रोजी रोटी में इजाफा हो, मेरे किचन में बेहतरी आए। तो ये हम समझ कर ये काम कर रहे हैं, इबादत समझ कर ये काम कर रहे हैं। इससे हमारा घर नहीं चल रहा। तो आज भी इसलिए नहीं कि बस हमें एमएनए बनना होगा, हमारे लोगों को एमपीए बनना होगा, इसलिए काम कर रहा हूँ। नहीं, पार्टी ने अपनी असास, अपनी बेसिस को छोड़ा नहीं है। तो बहरहाल है तो ये शजरकारी मुहिम थी। मैं पता नहीं कहाँ से कहाँ आप लोगों की इस खूबसूरत गैदरिंग को देखकर आपसे ये बातें क्यों टीवी पे हो नहीं सकती, इंटरव्यूज में बोले नहीं जा सकते। ये तो जो है वो हार्ट टू हार्ट टॉक है, जो कि एक आप किसी कमरे में बैठकर और इस तरह की गैदरिंग में बैठकर अपनी बात जो है वो कर सकते हैं। बहरहाल कमिंग बैक टू दी ओरिजिनल कॉज जिसकी वजह से हम यहाँ पर हैं कि हमें पौधे लगाने हैं। भाई हर किसी को 8 पौधे, 8 दरख्त लगाने हैं। 2 दरख्त जो है वो पड़ोसियों के लिए भी लगाने हैं, 8 अपने लिए लगाने, इसलिए कि 8 दरख्तों का जो ऑक्सीजन है वो एक इंसान कंज्यूम कर लेता है अपनी जिंदगी में। तो 8 दरख्त तो हमने लगाने, हम किसी और के हिस्से का ऑक्सीजन पी कर ना जाए, वो हमें क़यामत के दिन पकड़ेगा भाई कि हमने पौधे मैंने लगाए थे, ऑक्सीजन ये पी गया और अपने हिस्से के पौधे लगा कर नहीं गया। तो हम सबको अपने अपने हिस्से के 8 दरख्त लगाने और 2 जो है वो पड़ोसियों के लिए भी लगाने हैं। तो आपको आज की इस तकरीब के जो भी हमारे टाउन इंचार्ज हैं
दिशान भाई, उनको, उनकी टीम को, उन तमाम COC के मेम्बरान को बहुत मुबारक हो। एक बड़ी खूबसूरत सी आपने गैदरिंग रखी है। तो आइए पौधा लगाते हैं, दरख्त लगाते हैं और इसकी आबियारी भी करते हैं, और आप सब लोग फिर अपने अपने मोहल्लों में अपने अपने घरों के आगे भी दरख्त लगाएं। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।